ये जो है आवाज नहीं। कल के प्रकरण में जाति और पाति शब्द आया था। भारतीय वर्ण व्यवस्था में जो हमारा संस्कृति का प्रवाह चलता रहा है, उसके अनंतर सभी वर्णों में उपभेद उत्पन्न हुए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों में जो संतानें होती थीं, वे संतानें जब पैदा होती थी तो उसको जात कहा जाता था, ने पैदा हुआ। ब्राह्मणों में अनेक उपभेद थे, उपवर्ग थे, जहाँ श्रेष्ठता का कालांतर में प्रभाव बढ़ता गया और सब में श्रेष्ठता की, उच्चता की भावना पैदा होती चली गई। जो यज्ञ का संपादन करता था और यज्ञ के संपादन में जो सहयोग करते थे, उनकी जो क्रियाएं थीं वो भिन्न भिन्न हुआ करती थी। गुरुकुलों में शिक्षा का जो आयोजन होता था, विद्या देने की, ज्ञान देने का बोध जिसके भीतर होता था, उसके अनुसार ब्राह्मणों में भी बहुत सारे वर्ग पैदा हुए। पूरे आर्यावर्त में उनका स्वरूप लाखों वर्षों की परंपरा में विकसित होता गया। जहां उत्तर भारत में पंक्ति पावन ब्राह्मण की परंपरा थी और पंक्ति पावन ब्राह्मण स्वपाकी होता था, स्वयं भोजन बनाना और स्वयं खाना। तो पंक्ति पावन ब्राह्मणों की जो परंपरा थी, कालांतर में खंडित होती चली गई और जो पंक्तियों से विरत हुए, उनका एक अलग समाज और संस्कार क्रियान्वित होने लगा। जो पंक्ति पावनता में बने रहे, धीरे धीरे वे भी उनमें से भी विरत होते गए कुछ लोग। जब यह स्थिति समाज में विद्यमान रही
तो निसंदेह ब्राह्मण में भी पंक्तियों से विरत होने का भाव पैदा होने लगा। मैंने बचपन में यह देखा है कि किसी यज्ञ, विवाह, यज्ञोपवीत समारोह में ब्राह्मण के द्वारा ही बनाया हुआ जो कच्चा भोजन है, जो भात और दाल है, उसको स्वीकार किया जाता था। उस कालखंड तक पंक्तियां विद्यमान थी और दक्षिण भारत में भी, महाराष्ट्र में जिस प्रकार उत्तर भारत में पंक्ति पावन ब्राह्मण की परंपरा रही, उसी प्रकार दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में चित पावन ब्राह्मण की श्रेष्ठता बनी रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक जो संस्थापक थे और उनके अनंतर भी चित पावन ब्राह्मण थे। वीर सावरकर चित पावन ब्राह्मण थे, नाथूराम गोडसे, और जिस शिक्षक ने भीमराव रामजी राव को अवहेलना की दृष्टि का अवलोकन किया, तो उन्होंने कृष्णाजी अंबेडकर ने अपनी उपाधि भीमराव को दी। उसके बाद भीमराव अंबेडकर हुए। महाराष्ट्र में चित पावन ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते रहे हैं। वीर सावरकर ने जिस समय अंग्रेजी सत्ता के गुलामी के काल में धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी और जो अस्पृश्य वर्ग के लोग थे, जब उनमें धर्मांतरण की प्रत्याशा उनमें दिखाई पड़ी, तो उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन भी किया था। और यही नहीं, चित पावन ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अपने आंगन में सारे जो अस्पृश्य वर्ग के लोग थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर जो महार समुदाय से आते थे, ऐसे जो सफाई कर्मी हैं, जो मलमूत्र की सफाई करने वाले लोग रहे हैं, जो अन्य कार्यों में अस्पृश्य वर्ग के लोग जो निरत रहे हैं, उनको अपने आंगन में भोजन कराने का निश्चय किया। इस प्रकार 108 अस्पृश्य वर्गों को जोड़कर और वीर सावरकर ने अपने आंगन में सहभोज कराया। उनके साथ नाथूराम गोडसे और नाना आपटे भी कार्यकर्ता के रूप में विद्यमान थे और वहां सहभागिता भी की। सावरकर जी के पिताजी इस कृत्य के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया।
वे इतने नाराज हुए। जब कभी स्वपाक की परंपरा थी, उत्तर भारत में थी, महाराष्ट्र में भी थी, और तमिलनाडु में भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सूची में कुछ लोग आते थे, जिसमें प्रमुख थे अय्यर, जो बीजापुर, गोलकुंडा और बाद में कर्नाटक के रूप में परिवर्तित हुआ, आज राज्य है। वहां भी जो आचार्य की उपाधि वाले हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। काशी में जितने भी मठ हैं, जिनका संबोधन आचार्य किया करते हैं, बाकी के संबंध में हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन केरल में भी, गुजरात में भी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की परंपरा विद्यमान है। बंगाल में जो ब्राह्मण गए, वो उत्तर भारत के कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मणों की परंपरा बंगाल में विद्यमान रही। जो बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, घोषाल, ये सारे ब्राह्मण कान्यकुब्ज परंपरा से आते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों में भी बहुत सारे उपभेद हैं और उनके भी स्तर में भिन्नता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय संवर्ग है, उसमें भी उच्चता और निम्नता और साथ ही समता का बोध भाव नहीं रहता है। वरिष्ठता का भाव उनमें भी विद्यमान रहता है। वैश्य कुलों में भी जो अग्रहरी हैं, वे अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। जायसवाल, अग्रवाल, गुप्त आदि उपाधियों वाले जो वैश्य हैं, उनमें भी उच्चता, श्रेष्ठता और निम्नता के भाव की पराकाष्ठा रहती है। इसी प्रकार से जो शूद्र संवर्ग के हैं, उनमें भी श्रेष्ठता और वरिष्ठता का भाव रहता है। शादियां एक दूसरे में उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार ब्राह्मणों में भी, क्षत्रियों में भी और वैश्यों में भी ज्येष्ठता के क्रम में नहीं होती है। जो मेहतर है, जो डोम है, वह उच्च माना जाता है और डोम उच्च माना जाता है। मेहतर का संवर्ग दूसरा है। भारत में जितने भी वर्ण रहे हैं, वो वर्ण जब जातियों में परिवर्तित हुए, तो उसके साथ ही पंक्तियां भी उसी प्रकार बन गई। शादी विवाह शूद्र संवर्ग में भी एक दूसरे में नहीं होते हैं, और जो ऐसा करता है, वह उस अपनी परंपरा से
अपनी आस्था और निष्ठा से उसको अलग कर दिया जाता है। जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उनके विरुद्ध भी शूद्र संवर्ग के लोग उनको अपनी बिरादरी से निकाल देते हैं। पंक्ति के अनुसार, पाँति के अनुसार ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का प्रभाव बना रहता है। जाति और पात उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ब्राह्मणों जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों में अपने स्तर पर भिन्नता रहती है। उत्तर भारत में जो कानिकुब्ज ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण है, दक्षिण में जो सारस्वत ब्राह्मण है, चित्पामन ब्राह्मण है और अय्यर ब्राह्मण है। अभी कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पत्रकारों ने पूछा कि प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या कम होंगे? तो निर्मला जी ने यह कहा कि हमारे यहाँ तो प्याज और लहसुन के स्वाद का अनुभव ही नहीं है, न होता है। आप इससे प्रतीत कर लेंगे कि दक्षिण में, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक, केरल में भी ब्राह्मण वर्ग के लोग प्याज और लहसुन का जो तामसी भोजन है उसका प्रयोग नहीं करते। उत्तर भारत में भी यही स्थिति है। और जो संबंध है शादी विवाह का वो नहीं होता है। जो कानिकुब्ज ब्राह्मण है, जो सरवार ब्राह्मण है, उनमें वैवाहिक संबंध नहीं होता है। जो सरवार ब्राह्मण है उनमें भी 3 और 13 का उपभेद है। इसके संबंध में कल मैं दूसरे वीडियो में उसे प्रस्तुत करूंगा। बंगाल में भी जो बनर्जी हैं वो चटर्जी के यहाँ वैवाहिक संबंध नहीं करते, क्योंकि जो गर्ग गोत्री हैं, जो सांडिल्य हैं और गौतम गोत्री हैं, वे बाकी लोगों में वैवाहिक संबंध नहीं करते। भोजन भी पंक्ति के अनुसार होती। इसी प्रकार से हमने चर्चा किया कि उत्तर भारत में पंक्ति पावन ब्राह्मणों की परंपरा है। पंडित दयानिधि मिश्र उत्तर प्रदेश शासन के सर्वोच्च पद पर आसीन थे, पुलिस विभाग में। हमारा पुत्र कुछ लोगों के साथ उनके यहाँ गया हुआ था, जहाँ वह अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। 1 बजे या 2 बजे रात को प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करने के उपरांत वह स्वयं भोजन बनाते थे और स्वयं उसको ग्रहण करते थे। एक घटना मैं उसको बताना आवश्यक समझूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय राष्ट्र के प्रमुख नेतृत्वकर्ता, कवि और संगठन के संयोजन और
सत्ता के प्रशासन की क्षमता में समर्थ थे। आचार्य विद्यानिवास मिश्र के यहाँ उनकी इच्छा भोजन करने की हुई। अपने साथ उन्होंने एक और व्यक्ति को लिया। आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने अपने आवास पर स्वयं भोजन बनाया, पकाया और जो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे उन दोनों को एक स्थान पर बिठाया और थाली में भोजन परोसा। उन दोनों से यह पूछा कि एक ही बार थाली में अन्न जो पका हुआ है उसको परोसने की परंपरा है, तो यदि आवश्यकता हो तो और कुछ चाहिए तो हम दें। दोनों ने कहा कि अन्न की अब कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आचार्य विद्यानिवास मिश्र वाजपेयी जी के साथ भोजन नहीं किए और उन्होंने अपने रसोई घर में जहाँ उन्होंने अपना भोजन बनाया था वहाँ किया। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके थे, जहाँ पर छुआछूत की भावना नहीं होती है। स्पृश्य या अस्पृश्य वर्ग के लोग साथ बैठ करके भोजन करते हैं। एक बार चर्चा के दौरान बिहार के शिक्षक संगठन का नेतृत्व करने वाले और समाजवादी विचारधारा के पोषक जो संबंध में हमारे मौसा लगते थे, उन्होंने हमसे यह कहा कि संघ के लोग जब सहभोज कार्यक्रम होता है, किसी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति होती है, तो वहाँ तो वे अस्पृश्यता या स्पृश्यता का भाव नहीं रखते हैं। लेकिन आप यह बताइए कि जब गाँव में जाते हैं तो क्या उनका पालन करते हैं? यह समाजवादी अवधारणा थी और समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत आलोचना, समालोचना नहीं, आलोचना का बिंब रहता है और उसमें कटुता भी होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छुआछूत की भावना से निरंतर विरत रहा है और उसने पूरे समाज को, सनातन समाज को जोड़ने का कार्य किया है। किंतु मैं जो चर्चा कर रहा हूँ कि संघ के जो संस्थापक थे वो तो चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन जब उन्होंने संस्थापना की थी तो उनके साथ जो लोग थे वे तो सहभोज करते थे और उसके अनंतर जितने भी सरसंघ चालक आए हैं उनके कार्यक्रमों में जो सहभोज होता था उस समय छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था और न आज विद्यमान है।
समाज में अगर हमारे राष्ट्र को संवर्धित करना है तो निसंदेह इस प्रकार की भावना को त्याग करना पड़ेगा। मैंने कहना शुरू किया था जाति और पाति की, तो जाति पाति संघ में भी नहीं चलती है। और वहाँ भी जो शूद्र संवर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण संवर्ग के लोग हैं, क्षत्रिय संवर्ग के लोग हैं, उनकी उपाधियाँ व्यक्त नहीं होती हैं और यह पता नहीं लगता है कि ये वैश्य कुल के हैं या ब्राह्मण कुल के हैं या क्षत्रिय कुल के हैं। एक बार यात्रा के दौरान हरीश जी के साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक भविष्य इन पत्रकारों ने नष्ट कर दिया। हमने पूछा कि इससे क्यों? उन्होंने कहा कि जब मैं प्रचारक से भारतीय जनसंघ के संगठन के विस्तार में आया था तो पत्रकारों ने हमेशा अखबारों में ये सूचना थी कि टाउन हॉल के मैदान में हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का संबोधन होगा। वे दुखी थे इस बात के लिए कि हमारे नाम के साथ श्रीवास्तव जोड़ दिया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यह पहचान नहीं हो पाती है कि कौन ब्राह्मण वर्ण से है या क्षत्रिय वर्ण से है या शूद्र वर्ण से है या वैश्य वर्ण से है। लेकिन समाज में जो परंपराएं होती हैं वो क्रमशः परिवर्तित होती हैं, परिवर्धित होती हैं और जाति और पाति की परंपरा टूट रही है, लेकिन उसमें विद्यमानता है। एक घटना का और मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने पंक्ति पावन में जो पाति थे उनमें अपनी बेटी का विवाह किया था और कुछ समय के बाद बेटी से मिलने गए। वह बरामदे में बहुत देर तक बैठे रहे। 2 घंटे का समय बीत गया और बेटी से मिलने का अवसर नहीं आया। तो जब बेटी रिक्त हुई, क्योंकि स्नान करके और कपड़े बदल करके भोजन बनाना पड़ता था, तो बेटी जब उससे मुक्त हो करके अब पिता से मिलने आई तो पिता ने कहा कि बेटी बहुत विलंब हो गया। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं तो पाती भूज रही थी, मैंने महुआ, जो महुआ फल होता है जो चूता है, टपकता है, वो उसको भूज रही थी। तो कढ़ाई में महुआ के भूनने और भूजने की एक सीमा होती है जो अनिश्चित होती है। जब वो पक जाता है उसके बाद भूजने वाले का निस्तारण होता है। यह घटना पाति के संबंध में जनश्रुति के रूप में
प्रचलित है कि यदि आपने पाँति के आधार पर हमारा विवाह न किया होता तो महुआ बूझने की बात न होती। तो जाति और पाँति ये दोनों सभी वर्णों में विद्यमान है। हमने स्वयं देखा है कि जो मेहतर वर्ग का है, जो डोम है, वह धरिकार के यहाँ खा नहीं सकता। विश्व हिंदू परिषद का समय था, राम मंदिर का आंदोलन था। विश्व हिंदू परिषद के महंत अवैधनाथ और जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, वे डोम राजा के यहाँ भोजन करने पहुंचे। वहां उन्होंने भोजन किया समाज को जोड़ने के लिए। हमारे गुरु थे पंडित विंध्याचल उपाध्याय, वो ये कहा करते थे कि यदि डोम आंगन में बुला करके उन्हें थाली में परस करके या पत्तल में परस करके भोजन कराया जाए तो घर में जो विकार है, जो विकृतियां हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या यह सच है, यह शास्त्रीय है? तो उन्होंने कहा ये पारंपरिक है और विश्वास की धारा में है। हमने भी जब यज्ञोपवीत का कार्यक्रम गांव पर किया तो हमने भी अपने गांव के डोम को आमंत्रित किया, कुछ लोगों के साथ, 51 लोगों के साथ, कि भोजन कराएं। लेकिन उसने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम बाहर द्वार पर भोजन कर सकते हैं लेकिन आपके आंगन में नहीं कर सकते। काशी में भी 4 साल पहले यज्ञोपवीत का कार्यक्रम था तो हरिश्चंद्र घाट के जो संचालक थे, स्वामी थे, हम लोग उनको डोम राजा ही कहते हैं, उनके बच्चे के साथ, हमारे बच्चे छोटे बेटे के साथ मित्रता भी है। और उस यज्ञोपवीत समारोह में हमने उनको आमंत्रित किया। आमंत्रण देने गया मेरा पुत्र, उसने कहा कि कोई बच्चा जाएगा, लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे, आंगन में खिलाने की बात नहीं थी। यह तो जो भोज का कार्यक्रम आजकल चलता है उस समय सम्मिलित होना था, लेकिन कोई नहीं आया। और हमने अपने पुत्र से कहा कि पूछो जा करके क्यों नहीं आए। तो एक डोम ब्राह्मण के घर में, उनके आंगन में भोजन नहीं कर सकता। यह सोच की बात है, चिंतन की बात है। डोम राजा में कितनी पवित्रता है। समाज में जाति अजाति और पांति में लोग बटे हुए हैं, लेकिन श्मशान तो एक ही होता है जहाँ राजा भी चलता है और रंक भी का भी दाह कर्म होता है।
वहाँ ब्राह्मण का भी दाह कर्म होता है और क्षत्रिय का भी होता है, वैश्य और शूद्र का भी होता है। लेकिन जो इस्लाम के मतानुयायी हैं, शियाओं का कब्रिस्तान अलग होता है, सुन्नी का कब्रिस्तान अलग होता है। जो अलग वर्ग के हैं उनके कब्रिस्तान अलग होते हैं। जो मुसलमानी मेहतर हैं उनके कब्रिस्तान अलग होते हैं। तो जहाँ पर स्मशान पर सभी वर्णों के लोगों का दाह कर्म होता है और जिस हाथ से डोम राजा या उनका प्रतिनिधि अग्नि देता है उसी में शुद्धता रहती है। हमारे बचपन में जो होलिका जलाई जाती थी उस होलिका के लिए जो गांव में जो डोम परिवार था उनका एक सदस्य आता था और अग्नि प्रज्वलित करके हाथ में देता था तो होलिका दहन किया जाता था। तो होलिका दहन की परंपरा में भी डोम का महत्व रहा है और ये सनातन परंपरा की प्रक्रिया और उसका जो उत्कर्ष है, उसका जो विस्तार है, उसके जो संस्कार हैं, जब तक बने रहेंगे भारतवर्ष में विविधता के बावजूद, जाति पाति के भाव के रहते विपरीत जो आचरण है वह आचरण हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को गतिमान करता रहेगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत के शासन के स्वरूप वर्तमान में उसकी सनातन धारा और उनकी सांस्कृतिक जो चेष्टा है, प्रयत्नशीलता है, आस्थागत जो दृष्टि है, उसके पोषण के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए और उनके प्रति विश्वास का भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कथित आज़ाद भारत में भी 65-70 वर्षों तक हम गुलामी अंग्रेजों की के परिवेश की झेल चुके हैं।